हेलो दोस्तों, क्या आप भी अकेले रहने से डरते हैं? एक सवाल जो हम सबसे ज्यादा अकेले में सुनते हैं और सबसे पहले उसी से भागते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें अकेले रहने से डर क्यों लगता है? डर इस बात का नहीं कि आसपास कोई नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं कुछ से सामना न हो जाए। हमने अकेलेपन को एक सजा बना दिया है और भीड़ को एक सुरक्षा कवच। अकेलापन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, वो आपकी वो ताकत है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही अकेलापन जिसे आप आज केस समझ रहे हैं असल में आपका घर हो, अगर कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, तो शायद वही सबसे बड़ी आपकी आजादी है। क्योंकि जब दुनिया चुप हो जाती है तभी पहली बार आपकी असली आवाज सुनाई देती है। और आज की ये बुक समरी आपको अकेला महसूस कराने नहीं आई है, बल्कि ये दिखाने आई है कि अकेले होना कमजोरी नहीं बल्कि एक कला है। तो आइए उस कला से रूबरू होते हैं। चैप्टर 1, अकेलेपन को रोमांटिक बनाना बंद करें। क्या आपने कभी महसूस किया है भीड़ में होते हुए भी अंदर से खाली महसूस होता है और अकेले होते हुए भी भारीपन महसूस होता है? हम अक्सर अकेले होना और अकेलापन इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। अकेले होना एक स्थिति है और अकेलापन एक सोच। फिर भी समाज ने हमें सिखाया है कि अगर आप अकेले हैं तो शायद आप अधूरे हैं या किसी की कमी है। यही सोच हमें मजबूर करती है कि हम अपने अकेलेपन को या तो ड्रामेटिक बना दें या फिर रोमांटिक। हम फिल्मों, कहानियों और सोशल इमेजेस में देखते हैं, कोई आएगा, कोई समझाएगा, कोई बचा लेगा, और यही हम खुद के साथ करते हैं। हम भागने लगते हैं, खामोशी डराने लगती है, खुद की आवाज बोझ लगने लगती है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब आप ये समझते हैं कि अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन है वो कहानी जो आप अपने मन में गढ़ते हैं। जब आप अकेले बैठकर खुद को बेचारा, छूटा हुआ, कमजोर मान लेते हैं, तभी अकेलापन दर्द बनता है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होने को खुद से मिलने का समय मानते हैं, वही अकेलापन एक नई जगह बन जाता है, शांति की जगह। इस अध्याय में लेखिका हमें यही समझाने का प्रयास करती है कि अकेले होने से मत डरिए, लेकिन अकेलेपन को पूजा भी मत बनाइए। खुद को दया की नजर से देखना सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना। आज 5 मिनट आप अकेले बैठकर खुद से पूछिए कि मैं क्या अकेले होने से डरता हूँ और क्यों? लेकिन सवाल ये है, अगर अकेले बैठते ही आपका मन आपको डराने लगे तो आप उससे बात कैसे करेंगे? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 2, आत्म प्रेम आत्मज्ञान से बढ़ता है। अगर कोई आपसे पूछे आप असल में कौन हैं, तो क्या आप बिना हिचकिचाए जवाब दे पाएंगे? हम सब सेल्फ लव की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बाहर से जोड़कर देखते हैं। अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना या खुद को थोड़ी राहत देना। पर असली सवाल ये है, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, बिना किसी रोल, बिना किसी पहचान के, तब आप खुद के साथ कैसा महसूस करते हैं? अकेले बैठते ही मन अचानक भारी हो जाता है। पुरानी गलतियां, अधूरे सपने और मैं क्यों ऐसा हूँ जैसे सवाल उठने लगते हैं। तो आप मन को चुप कराने की कोशिश करते हैं। आप फोन में लग जाते हैं, किसी शोर में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, किसी काम में अपने को उलझा लेते हैं या लोगों के साथ बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि मन से सामना करना अक्सर सजा जैसा लगता है। यही ज्यादातर लोग खुद से भागते रहते हैं सालों तक। और लेखिका यही बताना चाहती है कि मन को दबाना नहीं है, मन से मिलना सीखना है। क्योंकि सेल्फ नॉलेज कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई 7 डे प्लान नहीं है, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप अपने विचारों को जज किए बिना देखना सीखते हैं तो धीरे धीरे उनका डर कम होने लगता है। यहीं से आत्म प्रेम असल में शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आप सब जल्दी उठते हैं, कमरे में हल्की धूप है, सब शांत है, आप कुर्सी पर बैठे हैं और पहली बार अपने मन की बातें बिना भागे सुन रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई सफाई नहीं, बस स्वीकार्यता। यही वो पल है जहाँ आप खुद के सबसे करीब आते हैं। याद रहे, खुद को जानना लग्जरी नहीं है, खुद को जानना जरूरत है। जब तक आप खुद को लेबल से पहचानते रहेंगे कि मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये रिश्ते हैं, मेरा ये रूप है, तब तक आत्म प्रेम कभी गहरा नहीं होगा। क्योंकि आप एक पहचान नहीं है, आप एक पूरा संसार हैं। आप खुद से एक सवाल पूछिए, मैं खुद को किन लेबल से
पहचानता हूँ। और हर लेवल के आगे पूछिए, अगर ये न रहे तो मैं कौन हूँ। लेकिन अगर खुद को जानने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले किस चीज से दूरी बनानी पड़ेगी, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, खुद को जानने के लिए पहले जानिए कि आप क्या नहीं हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप क्या नहीं हैं, तो क्या ये सवाल आपको असहज कर देगा? हम पूरी जिंदगी यही पूछते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है। लेकिन बहुत ही कम लोग एक उल्टा सवाल पूछते हैं, मैं क्या नहीं हूँ। और ये सच है। कई बार खुद को जानने का सबसे साफ रास्ता यहीं से शुरू होता है। समस्या ये है कि हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहन करना सीख लिया है। ऐसे रिश्ते जो ठीक नहीं लगते, ऐसे काम जो मन को खा रहा है, ऐसी आदतें जो हमें छोटा बनाती है, लेकिन हम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना कहना हमें गलत इंसान बना देता है, ऐसा हमें सिखाया गया है। लेकिन जब तक आप साफ तरह से नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तक आप किसी भी चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे। लेकिन जब आप लिखते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता, जो धीरे धीरे आपके अंदर बाउंड्रीज बनाती है। और बाउंड्रीज खुद को बचाने की दीवार नहीं, खुद को पहचानने की रेखा होती है। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत जगह पर अकेले बैठे, एक कागज और पेन के साथ। आप पहली बार खुलकर लिख रहे हैं, मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं, मुझे ऐसा व्यवहार मंजूर नहीं। हर लाइन के साथ सीने से बोझ उतरता जा रहा है, आंखें हल्की होती जा रही है। ये कोई गुस्सा नहीं है, ये क्लैरिटी है। खुद को बदलने से पहले खुद को साफ करें। जो चीजें आपको छोटा करती है, जो लोग आपको थका देते हैं, जो रास्ते आपको खोखला करते हैं, उन्हें पहचानना सेल्फ ग्रोथ का पहला कदम है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस चीज से अब दूरी बनाना चाहता हूँ। ऐसी 3 बातें लिखिए जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप क्या नहीं हैं, तो अगला सवाल उठता है, अब अकेले समय का इस्तेमाल कैसे करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, ईमानदारी से अकेले रहना सीखना। अगर आप खुद से पूरी तरह ईमानदार हो जाएं, तो आपकी जिंदगी का कौन सा सच सबसे पहले सामने आएगा? हम अक्सर कहते हैं मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि शांति तब आती है जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। क्योंकि ईमानदारी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। खुद से ईमानदार होना आसान नहीं, क्योंकि इसमें हमें अपने बहाने, अपने डर और दबाए हुए सपनों को देखना पड़ता है। हम कहते हैं अभी समय नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं है, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाक्य आराम देते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। इसके लिए लेखिका 3 स्टेप फॉर्मूला का सुझाव देती है। फर्स्ट, सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये थकान लाती है। एक समय में बस एक चीज चुनिए, बस एक। स्टेप 2, एक बड़ा एक्शन या स्टेप लेने की जगह छोटा एक्शन प्लान करें, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट हो और वो कदम ऐसा हो जो रोज दोहराया जा सके। स्टेप 3, अपनी प्रकृति को पहचानिए। आपको काम करना सुबह बेहतर लगता है या शाम को? उसे पहचान कर अपने रिदम के साथ चलिए, उससे लड़िए मत। याद रहे, खुद से ईमानदारी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाती है, और सेल्फ रेस्पेक्ट अकेलेपन को कमजोरी नहीं ताकत बनाती है। क्योंकि जब आप सच स्वीकार करते हैं तो अकेला समय आपका शिक्षक बन जाता है। आज खुद से ये लिखिए कि मैं किस बात से भाग रहा हूँ, और उसी पर एक छोटा कदम तय करें। अब सवाल ये है, अगर अकेला समय इतना ताकतवर है तो उसे आकर्षक और आनंददायक कैसे बनाया जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, द पावर ऑफ वन थिंग। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सही कर लें, तो क्या बाकी चीजें अपने आप बदल सकती हैं? हम जब भी बदलाव की बात करते हैं तो एक साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, रूटीन, आदतें, कैरियर, रिश्ते, सोच। लेकिन मन अंदर ही अंदर जानता है इतना सब एक साथ संभालना थका देता है। यहीं से सवाल उठता है, क्या सच में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए या फिर सिर्फ एक सही चीज? अक्सर हम शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं। हम सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। पर मोटिवेशन आती जाती रहती है, और जब वो चली जाती है तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, और अंत में कोई भी पूरा नहीं होता। इसीलिए लेखिका हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि एक समय में एक ही चीज करें। जब आप एक ही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो दिमाग बिखरता नहीं बल्कि साफ होता है, क्योंकि एक छोटी जीत आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, और आपका आत्मविश्वास आपके अगले कदम को आसान बनाता है। यही है द पावर ऑफ वन थिंग। याद रहे, जिंदगी बदलने के लिए सैकड़ों चीजें नहीं, एक सही आदत काफी है। जब आप वन थिंग पर टिक जाते हैं तो अकेला समय भटकाओ नहीं, निर्माण बन जाता है। आज खुद से पूछिए, अगर मुझे सिर्फ एक चीज सुधारनी हो तो वो क्या होगी? लेकिन सवाल अब ये है, जब एक चीज चुन ली तो उस पर हर दिन
अमल कैसे करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6 वन बिग एक्शन। अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक कदम रोज उठाना पड़े तो क्या वही कदम आपकी दिशा बदल सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत ही बड़ा मौका चाहिए, कोई सही समय, कोई परफेक्ट प्लान। लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल चुपचाप घूमता रहता है, क्या मैं आज ही कुछ कर सकता हूँ? और यहीं से वन बिग एक्शन का विचार शुरू होता है। असल दिक्कत ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं, दिक्कत ये है कि हम रोज क्या टालते हैं। हम बड़े गोल्स लिख लेते हैं पर एक्शन कल पर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ये टालना हमारी आदत बन जाता है और अकेले समय में सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। इसीलिए अपनी सबसे बड़ी समस्या को पहचानिए, उसके लिए रोज एक छोटा लेकिन ठोस कदम तय करिए। वन बिग एक्शन का मतलब कोई दिखावी या हीरो जैसा काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा कदम उठाना है जिसे आप रोज निभा सको, जिसे आप रोज अमल में ला सको। क्योंकि जब एक्शन छोटा होता है तो दिमाग बहाने नहीं ढूंढता। और हाँ, मोटिवेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन पैदा होता है। जब आप रोज वन बिग एक्शन लेते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगती है। आज खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अटकी हुई चीज क्या है? उस समस्या के लिए रोज का एक साफ एक्शन लिखिए, अगले 14 दिन उसे निभाइए। लेकिन सवाल ये है, अगर एक्शन सही है पर टाइमिंग गलत हो जाए तो? इस रास्ते पर्दा खोलेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7 नो योर नेचर एंड सिंक योर लाइफ। क्या कभी आपने सोचा है आप थक इसलिए जाते हैं क्योंकि आप गलत नहीं, बस अपनी प्रकृति के खिलाफ जी रहे होते हैं। हम सब एक चीज जैसे नहीं होते, फिर भी हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ एक ही तरीके से कर लें। कोई सुबह सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, कोई रात में, कोई शांति में लिखता है, कोई हलचल में। और यहीं से सवाल उठता है, अगर हम अलग हैं तो हमारी जिंदगी भी अलग ढंग से क्यों न चले? समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरों की दिनचर्या अपनी जिंदगी पर थोप देते हैं। हम खुद को फोर्स करते हैं गलत समय पर काम करने के लिए, गलत माहौल में फोकस करने के लिए, और फिर अकेले समय में हम खुद को आलसी या कमजोर मानने लगते हैं। जबकि सच ये होता है कि हमने अपनी नेचर की सुनी ही नहीं कि हमारी प्रकृति क्या है। याद है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई लड़ाई नहीं है, वो अपने आप को अलाइनमेंट करने का एक तरीका है। जब आप पहचान लेते हैं कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं, आपको किस माहौल में शांति मिलती है, आप कैसे रिचार्ज होते हैं, तो जिंदगी फिर भारी नहीं लगती बल्कि फ्लो में आने लगती है। याद रहे, डिसिप्लिन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं, खुद के साथ तालमेल बनाना है। जब आप अपनी नेचर के साथ जिंदगी को व्यवस्थित करते हैं तो अकेले रहना अपने आप आसान हो जाता है। आज खुद से पूछिए, मैं सबसे ज्यादा एनर्जी कम महसूस करता हूँ। अब सवाल ये है, अगर अकेले समय को सही ढंग से जीना आ जाए तो क्या वो आदत बन सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8 अकेले समय को ऐसा बनाओ कि मन खुद उसकी ओर खींचे। अगर अकेले रहने का ख्याल आपको डराने की जगह खुशी का इंतजार बन जाए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? बचपन में हम अकेले भी खुश रह लेते थे, खिलौनों के साथ, कागज पेंसिल के साथ, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए। फिर बड़े होते होते अकेलापन बोझ क्यों बन गया? क्योंकि हमने खुशी को परमिशन से जोड़ दिया। कोई साथ हो तभी मजा आएगा। हमारे बड़े होने के बाद जिम्मेदारियां इतनी हावी हो जाती है कि खुशी को हम लग्जरी मानने लगते हैं। हम सोचते हैं अभी समय नहीं है, काम खत्म हो जाए फिर देखेंगे, और नतीजा अकेला समय खाली लगता है, मन भटकता है और हम फिर किसी डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हैं। अकेला समय अपने आप एडिक्टिव नहीं बनता, उसे जानबूझकर सुखद बनाना पड़ता है। उसके लिए लेखिका 3 सिद्धांत देती है। फर्स्ट, एक ही चीज पर निर्भर मत रहिए, अपनी खुशी के एक से ज्यादा रास्ते बनाइए, जो पढ़ना, चलना, सीखना, कुछ बनाना, ऐसे कई छोटे छोटे द्वार अपने खुशी के लिए तैयार कीजिए। सेकंड, अपनी खुशी को ऐसा मत बनाइए कि जब वो चीज मिलेगी तभी आप खुश होंगे। आपके खुश होने के लिए आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। थर्ड, खुशी के ऐसे पल तैयार कीजिए जो सिर्फ 15 से 20 मिनट हो, लेकिन रोजाना हो। क्योंकि अकेले समय से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने उसे खाली छोड़ दिया है। जब आप उसमें खुशी भर देते हैं तो वो एकांत भी आपकी आदत बन जाता है, ना कि मजबूरी। आज खुद से पूछिए, मुझे सच में क्या करने में मजा आता है बिना किसी वजह के? लेकिन सवाल ये है, अगर अकेले समय में खुशी मिल जाए तो क्या हम दूसरों पर कम निर्भर हो सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9 खुशी को एक जगह मत बांधो, उसे फैलाओ। अगर आपकी खुशी सिर्फ एक इंसान, एक काम या एक हालात पर टिकी हो तो उसके हटते ही
क्या बचेगा। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में खुशी को एक ही जगह रख देते हैं, उसे सिर्फ किसी एक रिश्ते में, किसी एक नौकरी में, कमाई के किसी एक स्रोत में या किसी एक सपने में, और फिर उसी से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। यहीं से डर पैदा होता है, अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा। जब खुशी के सोर्सेज कम होते हैं तो जिंदगी नाजुक हो जाती है। थोड़ा सा झटका लगा नहीं कि पूरा मूड बिगाड़ देता है। एक रिश्ता खराब हुआ नहीं कि पूरा दिन खराब। काम में कोई दिक्कत आई नहीं कि आपका आत्मविश्वास पूरा टूट जाता है। एक चीज गिरी नहीं कि सब कुछ गिरता चला जाता है। और यही इमोशनल डिपेंडेंसी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा और सबसे काम का सच यही है कि खुशी कोई एक चीज नहीं होती। अगर आपने अपनी पूरी खुशी एक ही जगह रख दी, एक इंसान, एक काम या एक आदत में, तो जैसे ही वहाँ हलचल हुई आप अंदर से हिल जाते हैं। इसलिए लेखिका कहती है खुशी को डाइवर्सिफाई करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे समझदार इंसान अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं लगाता, क्योंकि वो जानता है एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह संभाल लेगी या दूसरा इन्वेस्टमेंट उसे संभाल लेगा। और खुशी के साथ भी यही नियम लागू होता है। पहला स्तर है लो एफर्ट जॉय। ये वो छोटी छोटी खुशियां हैं जिनके लिए ज्यादा मेहनत, पैसा या माहौल नहीं चाहिए, जैसे थोड़ी देर टहल लेना, अपना पसंदीदा संगीत सुन लेना, कुछ पंक्तियां लिख लेना या शांति से चाय पी लेना। ये चीजें आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन आपका मूड संभाल लेती है। और कई बार मूड संभल जाए तो जिंदगी खुद संभलने लगती है। दूसरा स्तर है ग्रोथ बेस्ड जॉयज। ये वो खुशियां हैं जो आज थोड़ी मेहनत मांगती है, लेकिन कल आपको अंदर से मजबूत बनाती है। नए स्किल को सीखना, कुछ पढ़ना, अपने दिमाग को चैलेंज देना, इनसे तुरंत खुशी नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे एक गहरी संतुष्टि पैदा होती है। ये वो खुशी है जो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है। तीसरा और सबसे गहरा स्तर है सोल सूदिंग जॉयज। ये वो पल होते हैं जहां आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे होते, कुछ साबित नहीं कर रहे होते, बस आप वहां होते हो। अकेले बैठना, प्रकृति को महसूस करना या बिना किसी शोर के शांत रहना, यहीं पर अकेलापन धीरे धीरे शांति में बदलता है। जब आपकी जिंदगी में ये तीनों तरह की खुशियां होती है तो आप किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहते। तब अकेलापन, खालीपन नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाता है जहां आप खुद को संभाल सकते हैं। और याद रहे, खुशी को सब कुछ मत बनाओ, उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। तभी अकेलापन बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को व्यवस्थित करने वाला माध्यम लगने लगेगा। एक सवाल अपने आप से कीजिए कि मेरी खुशी अभी कितनी चीजों पर टिकी है। लेकिन सवाल ये है, जब खुशी के लिए कई माध्यम हो तो क्या हम और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10, अकेले समय को खाली मत छोड़ो, उसे समझ से भरो। अगर आपका दिमाग हर दिन वही सोचता रहे तो आपकी जिंदगी नया कैसे रचेगी? हम अक्सर सोचते हैं सीखना तो स्कूल या कॉलेज के लिए था, अब तो जिंदगी प्रैक्टिकल है। लेकिन एक सवाल है, अगर दिमाग को नया खाना नहीं मिलेगा तो वो पुराने डर, पुरानी यादें और पुरानी चिंताएं ही दोहराता रहेगा। यहीं से अकेला समय हैवी लगने लगता है। अधिकांश लोग अकेले होते ही फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, वो भी रैंडम, जिसमें बिना मतलब की जानकारी होती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे दिमाग को उन्होंने बिजी कर लिया है, उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया है, लेकिन असल में वो खाली ही रहता है। वो खाली दिमाग अक्सर खुद का दुश्मन बन जाता है। याद रहे, दिमाग को भी भोजन चाहिए, जैसे शरीर को। जब आप जानबूझकर अपने दिमाग को अच्छी जानकारी देते हैं तो अकेला समय एकांत बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस पढ़ते जाओ, बल्कि ये देखो कि मैं क्या समझना चाहता हूँ। जब आप किसी भी चीज को पूरी जिज्ञासा के साथ पढ़ते हैं तो नई सीख आपके अंदर जाती है। इसे कहते हैं कॉन्शियस लर्निंग। दूसरा तरीका है शॉर्ट बट रेगुलर। घंटों पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज 15 से 20 मिनट भी दिमाग को अध्ययनरत किया जाए तो वो आपको शांत होने में मदद करता है, आपके एकांत को और भी गहराई में उतारता है। तीसरा तरीका है राइट इनपुट। हर जानकारी जरूरी नहीं होती, वही पढ़ो या वही सुनो जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे अंदर डर नहीं, तुम्हारी समझ और स्पष्टता को बढ़ाए। आपका अकेला समय या तो आपको कमजोर बनाएगा या समझदार। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने उस अकेले समय में अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं। अपने से पूछिए कि मैं रोज अपने दिमाग को क्या खिला रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर दिमाग मजबूत हो जाए तो क्या हम दूसरों पर
कम निर्भर हो सकते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11, अपने जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। अगर कोई साथ न दे, कोई समझ न पाए, तो क्या आप फिर भी अपनी जिंदगी जी पाएंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं और कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन सच में हम में से कई लोग अपनी खुशी, घूमने, यहाँ तक भी कुछ नया शुरू करने के लिए भी, खुद को सेलिब्रेट करने के लिए भी किसी और का इंतजार करते रहते हैं। और यहीं से सवाल उठता है, क्या स्वतंत्रता सिर्फ पैसे से होती है या कुछ और भी है? हम चाहते हैं कोई हमारे साथ चले, कोई हमारा हौसला बढ़ाए, कोई हमसे बोले चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम अपनी इच्छाएं धीरे धीरे दबा देते हैं और एक दिन महसूस होता है हम दूसरों की कमी से नहीं, अपनी हिम्मत की कमी से रुके हुए हैं। स्वतंत्रता का मतलब अकेले रहना नहीं है, इसका मतलब है मैं अपनी जरूरतों और खुशियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके लिए 3 साफ से कदम है। पहला, किसी के हाँ कहने का इंतजार मत करिए। दूसरा, किसी भी काम को पहले अकेले शुरू करो, डर अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा, खुद के अंदर ये भरोसा बनाओ कि मैं संभाल लूंगा। कल्पना कीजिए आप अकेले किसी कैफे में बैठे हैं या किसी नए शहर की गली में चल रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, बस एक शांति है कि मैं अपने साथ ठीक हूँ। यही पल स्वतंत्रता की असली शुरुआत होता है। जब आप खुद के लिए खुद खड़े होना सीख जाते हैं तो अकेलापन कमजोरी नहीं रहता, वो आपकी ताकत बन जाता है और यही लोनलीनेस पूरी तरह सॉलिट्यूड में बदल जाती है। अपने से पूछिए, मैं कौन सी एक चीज किसी के इंतजार में रोक कर रखा हूँ? अब जरा आखिरी सवाल सुनिए, अगर आज से कोई आपको समझने ना आए, कोई साथ देने ना आए, कोई आपकी जिम्मेदारी उठाने वाला ना हो, कोई आपकी जिंदगी ठीक करने ना आए, तो क्या आप फिर भी अपने साथ बैठ पाएंगे? क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी में सबसे ज्यादा देर तक जो इंसान अपने साथ रहेगा उतना कोई और नहीं रह सकता। और जिस दिन आप अपने अकेलेपन से लड़ना बंद कर देते हैं, उसे भरने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे समझने लगते हैं, उसी दिन अकेलापन आपकी कैद नहीं रहती, वो बदल जाती है शांति में। एक ऐसा घर जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता, बस आपका होना काफी होता है। तो अगली बार जब आप अकेले हो तो भागिए मत, शोर मत ढूंढिए, खुद को दोष मत दीजिए, बस चुपचाप बैठिए और खुद से कहिए मैं अपने साथ ठीक हूँ। और शायद यही वो कला है जो पूरी जिंदगी आपको कोई नहीं सिखाता। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।